आज सदर और वजीर आजम ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एवाज से नवाजा है। ये पाकिस्तान के लिए एक तारीखी मौका है और पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ भी है और ये इस बात का भी एतराफ़ है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, जो अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने जो किरदार अदा किया है ये पाकिस्तान की तारीख़ में भी याद रखा जाएगा और ये जो जंग लड़ी ये तारीख़ में याद रखी जाएगी, जंगों की तारीख़ में याद रखी जाएगी। जदीद ज़माने की जदीद जंग में पाकिस्तान की कामयाबी और इस जंग में फ़तह को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत से 71 का बदला ले लिया है। पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं वो उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, वो सियासी मामलात हों, वो माशी मामलात हों, तो इस पर बात करेंगे। हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, बहुत काबिल और बहुत ज़बरदस्त तजज़िया करने वाले लोगों का पैनल मौजूद है। लेकिन इससे पहले एक और मामला जो आलमी सतह पर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है, लेकिन पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब भी है। लेकिन पाकिस्तान हो या इस्लामी दुनिया, पूरी की पूरी या पूरी दुनिया इस मामले में कुछ भी करने से बिल्कुल कासिर है। ये एक टेस्ट केस है इस जदीद दुनिया का और ये मामला है फ़लस्तीन का। फ़लस्तीन की सरज़मीन पर जारी इंसानी अलमिया ये न सिर्फ एक सियासी तनाज़ा है बल्कि ये इंसानियत के ज़मीर का भी एक इम्तिहान है। न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी से अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों तक फ़लस्तीन के हक़ में उठने वाली आवाज़ें कभी बुलंद होती हैं तो कभी दब जाती हैं और कभी मुनाफ़क़त के पर्दे में दब जाती हैं। हम एक ऐसी दुनिया के बासी हैं जो नारे तो बहुत लगाती है लेकिन अमल के मैदान में खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी हमदर्दी की रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा में इसराइली फ़ौजियों की कार्रवाइयों ने 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जानें ले ली हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। नेतन्याहू का ये बयान कि गज़ा पर मुकम्मल सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के 2 रियासती हल के बयानिए की तौहीन है ही नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों के बुनियादी हुकूक़ पर एक खुला हमला भी है। गज़ा में इमदाद की तरसील नामुमकिन बनाई जा चुकी है। इसराइली नाकाबंदी ने खुराक, पानी और अद्वियात की सप्लाई रोक दी है, जिससे गज़ा कहत के दहाने पर पहुंच गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस हफ्ते गज़ा में दाखिल होने वाली इमदाद फ़लस्तीनियों तक नहीं पहुंची। अस्पताल ईंधन की कमी के बायस बंद हो रहे हैं और बच्चे भूख से मर रहे हैं। यह कोई हादसाती बहरान नहीं है बल्कि एक दानिस्ता पॉलिसी है जो फ़लस्तीनियों को मौत के मुंह में धकेल रही है। फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की कोशिश एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। सदर इमानुएल मैक्रोन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर 17 जून को अक़वाम मुत्तहिदा में अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की, जिसका मकसद फ़लस्तीन को आलमी शनाख्त दिलाना है। यूरोपीय ममालिक जैसे बेल्जियम, पुर्तगाल और आयरलैंड इस इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई फ़लस्तीनियों के हक़ में एक मुखलिस कोशिश है या मग़रबी ममालिक की सियासी चाल? नाक़दीन का कहना है कि यही ममालिक इसराइल को अरबों डॉलर की फ़ौजी इमदाद फराहम करते हैं जो उनके दावों की मुनाफ़क़त को बेनकाब करता है। चीन ने फ़लस्तीन के हक़ में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। चाइना डेली के मुताबिक चीन ने गज़ा को फ़लस्तीनी सरज़मीन का लाज़मी हिस्सा करार देते हुए इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की मज़म्मत की है। दूसरी तरफ भारत की इसराइल के साथ बढ़ती क़ुर्बत ने उसे आलमी तन्हाई से दो चार किया है। फ़लस्तीनी तनाज़े में इस्लामी दुनिया के किरदार का अगर हम जायज़ा लें तो कुछ ममालिक और तंजीमें फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाती हैं, लेकिन मजबूरी तौर पर कोई ठोस फैसला कुन या हकीकी मदद के इक़दाम जो हैं वो नज़र नहीं आते जो फ़लस्तीनियों की ज़मीनी सूरत हाल को बदल सके। ताहम ये बयानात ज़्यादातर रस्मी हैं और ज़मीनी सतह पर इनका कोई ठोस मुकाम या कोई ठोस तब्दीली लाने वाले ये इक़दामात नहीं हैं। सऊदी अरब ने अमरीकी सदर से गज़ा में जंग रोकने और फ़लस्तीनी मसले के हल का मुतालबा किया, लेकिन सऊदी अरब की इसराइल के साथ गैर रस्मी क़ुर्बत और इब्राहिम एकॉर्ड के तहत दीगर अरब ममालिक के इसराइल को तस्लीम करने के अमल ने इस मौक़िफ़ की साख को नुकसान पहुँचाया है और इसे कमज़ोर किया है। आज की तारीख़ तक इस्लामी दुनिया का कोई एक इक़दाम ऐसा नहीं जो फ़लस्तीनियों की ज़मीनी सूरत हाल को बदलने के लिए हक़ीक़ी तौर पर शुमार किया जा सके। ये इसराइली बच्चे ख़वातीन कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है और बेशक अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। लेकिन यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है, देखना होगा कि ये तब्दीली कितनी हकीकी है, और वो ये कि नेतन्याहू अब ख़तरे में है। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता के दौरे का एहतमाम किया, जहाँ इख्तिताम किया, जहाँ उन्होंने
علاقائی اتحادیوں کے ساتھ معاہدے کے سوا سب کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، سب سے بات چیت کی، لیکن اسرائیل کو نہ تو اس میں مدعو کیا اور نہ ہی سعودی عرب میں دیے گئے اپنے اہم خطاب نے اسرائیلی مفادات کا کوئی ذکر کیا۔ اس سرد مہری کے بعد ٹرمپ نے ایران کے ساتھ نئے جوہری مذاکرات کا اعلان کیا ہے، حوثی باغیوں کے خلاف امریکی مہم روک دی ہے اور غزہ سے امریکی اسرائیلی یرغمالی ایڈن الیگزینڈر برگ کی رہائی کے لیے اسرائیل کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ مائیکل اورون، سابق اسرائیلی سفیر برائے واشنگٹن، نے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ اسرائیل میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ در حقیقت ٹرمپ کی غیر متوقع اور سوداگرانہ طبیعت کے پیش نظر ان کے نزدیک کچھ بھی غیر متوقع نہیں تھا۔ پہلی مدت میں جب صدر ٹرمپ منتخب ہوئے تو وہ ایک باہر سے آئے ہوئے صدر تھے۔ ٹرمپ کو بین الاقوامی توثیق اور کامیابی درکار تھی۔ باہر سے آنے کا مطلب یہ کہ وہ روایتی سیاست کا حصہ نہیں تھے اور انہیں یہ موقع اسرائیل نے فراہم کیا کہ ابراہیم معاہدوں کی صورت میں وہ دنیا میں ایک اپنا مقام بنا سکتے تھے۔ غزہ کی جنگ اور اسرائیل کے جو علاقائی اہداف ہیں، اب صدر ٹرمپ اس میں ایک رکاوٹ بن گئے ہیں۔ اسرائیلی سفیر کا مزید یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں اب انتہا پسند عناصر کی اکثریت موجود ہے جو امریکہ کو بین الاقوامی وعدوں سے آزاد کروانا چاہتی ہے۔ نیتن یاہو کی ساری امیدیں ٹرمپ سے وابستہ تھی، لیکن ٹرمپ نے نیتن یاہو کی امیدوں پر نہ صرف پانی پھیر دیا بلکہ نیتن یاہو کی سیاسی مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ نیتن یاہو کی شہرت دراصل دو دیومالاؤں پر قائم تھی۔ ایک یہ کہ وہ اسرائیل کی قومی سلامتی کے محافظ کے طور پر پہچانا جاتا تھا، دوسرا یہ کہ عالمی سیاست میں وہ ایک چالاک کھلاڑی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اپنی بات چیت میں بار بار وہ خود کو اسرائیل کا محافظ کہتا تھا، مگر حماس کے حملے کے بعد اس کی یہ شبیہ کھوکھلی ثابت ہوئی اور پھر ان کے پاس دوسری پہچان تھی اور وہ عالمی سطح پر ایک چالباز کھلاڑی کی پہچان۔ 2019 میں پوٹن اور ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے انہیں دکھایا گیا، جس پر نیتن یاہو کے سپورٹرز نعرہ لگاتے تھے کہ اس کا جو لیول ہے وہ کسی اور کا لیول ہی نہیں ہے۔ مگر وہ دن گئے جب عرب رہنماؤں کو لگتا تھا کہ اب واشنگٹن میں اگر اثر و رسوخ چاہیے تو نیتن یاہو سے تعلقات بنانا ہوں گے۔ اب ٹرمپ نے خطے کے فیصلوں میں اسرائیل کو خارج کر دیا، ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی رد کر دی اور غزہ کی جنگ ختم کرنے کے لیے انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح نیتن یاہو وہ طاقتور سفارتکار نہیں رہا جس پر اسرائیل فخر کرتا تھا، بلکہ اب وہ ایک کمزور سیاستدان بن کر رہ گیا ہے۔ تل ابیب میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹرمپ کا پارٹنر نہیں بلکہ ٹرمپ کا نشانہ ہے۔ ایک سفارتی حکمت عملی کے طور پر اس نے ٹرمپ کے اعتماد کو بالکل اپنی آخری امید بنا لیا تھا اور اب اس کے پاس دوسرا رستہ نہیں بچا۔ مگر سوال پھر بھی یہی ہے کہ کیا امریکہ، فرانس بشمول دیگر یورپی اور اسلامی ممالک اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ فلسطینیوں کو انصاف دلا سکیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال رہے گا۔